बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर 2 वन शॉर्ट लेक्चर, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे हम बच्चों। अ बॉडी हैज ट्रांसलेटरी मोशन इफ इट मूव्स अलोंग अ, क्योंकि मैंने आपको बताया था वन शॉर्ट लेक्चर में हम एमसीक्यूज के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी साथ डिस्कस किया करेंगे, ताकि हमारे चैप्टर के अंदर से भी अगर कोई एमसीक्यू आता है तो वो भी आपका अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। तो बच्चों अब बेसिकली यहाँ पर आपके इस चैप्टर में रेस्ट एंड मोशन की डेफिनेशन के बाद, काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन के बाद आप लोगों की बुक में टाइप्स ऑफ मोशन लिखी हुई थी। वैसे तो काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन आपने पढ़ी थी, द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ द मोशन। हम बॉडी की मोशन को तो स्टडी करते हैं मगर उसकी मोशन की कॉज को स्टडी नहीं करते, ठीक है। यानी कि काइनेमेटिक्स के अंदर हम क्या काम करते हैं, विदाउट डिस्कसिंग कॉज ऑफ द मोशन। हम मोशन को तो डिस्कस करते हैं मगर हम मोशन की कॉज को डिस्कस नहीं करते, हम उसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपने रेस्ट एंड मोशन की कंडीशन पढ़ी थी कि अगर कोई बॉडी अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही तो वो रेस्ट पे, और अगर वो चेंज कर रही है तो वो मोशन में है। टाइप्स ऑफ मोशन में याद रखिएगा, जो मोशन है ये बेसिकली 3 टाइप्स की है। मोशन कितनी टाइप्स की है बच्चों? 3 टाइप्स की है। एक मोशन को हम नाम देते हैं ट्रांसलेटरी मोशन, एक मोशन है जिसको हमने क्या बोल दिया, ट्रांसलेटरी मोशन। एक मोशन की दूसरी टाइप है जिसका नाम होता है रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन। एंड द थर्ड वन इज वाइब्रेटरी मोशन। अब ये मोशन की 3 टाइप्स हैं। जो ट्रांसलेटरी मोशन है ये फर्दर आगे से 3 हिस्सों में हमने डिवाइड की हुई है। ट्रांसलेटरी मोशन में आती है लीनियर मोशन भी। लीनियर मोशन इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। लीनियर मोशन आ गई, रैंडम मोशन आ गई, रैंडम मोशन इज ऑल्सो ट्रांसलेटरी मोशन। और उसके बाद बच्चों एक है सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब ये मोशन की 3 टाइप्स थी, उनमें से ट्रांसलेटरी मोशन की भी आगे से कितनी टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं। अब लीनियर मोशन को, ट्रांसलेटरी मोशन में लीनियर मोशन क्या होती है? मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग स्ट्रेट लाइन, ठीक है। रैंडम मोशन, चरसी मोशन जिसको बोलते हैं, जिस तरह वो स्मोक पार्टिकल्स होते हैं, वो धुआं जब है वो आप देखते हैं इधर उधर फैल जाता है, जब कोई बंदा सिगरेट पी रहा हो तो बच्चों स्मोक पार्टिकल्स जितने भी हैं। इसके अलावा जो सर्कुलर, क्योंकि बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, ठीक है, जिस तरह जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है, पत्थर के साथ आप एक धागे के साथ पत्थर बांधें, ठीक है, धागे के एक साइड पे पत्थर बांध दें और उसको बाद में सर्कल में घुमाना शुरू कर दें, मोशन सर्कुलर मोशन होगी। अच्छा, रोटेटरी मोशन जो होती है, इट इज ऑल्सो नाउन एज स्पिनिंग मोशन। रोटेटरी मोशन का एक और नाम भी है, रोटेटरी मोशन इज कॉल्ड स्पिनिंग मोशन। इसको हम स्पिनिंग मोशन का भी नाम देते हैं। स्पिनिंग मोशन यानी अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये ऐसी मोशन होती है जो किसी भी बॉडी के एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट होती है। और वाइब्रेटरी मोशन जो होती है ये बेसिकली अबाउट टू एंड फ्रो, ये होती है टू एंड फ्रो, आगे एंड पीछे, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन। मीन पोजीशन के आगे पीछे जो मूवमेंट होती है किसी भी बॉडी की, उसको हम नाम देते हैं वाइब्रेटरी मोशन की। तो ये आप लोगों को मैंने बता दिया, स्ट्रेट लाइन है, इसकी विदाउट एनी डायरेक्शन, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं, और ये अलोंग सर्कुलर पाथ। सर्कुलर मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड एंगुलर मोशन। तो ये बच्चों कुछ मोशन की टाइप्स थी जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब हमारा एमसीक्यू है जी, अ बॉडी हैज ट्रांसलेटरी मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन में देखें स्ट्रेट लाइन भी होता है, सर्कल भी होता है, कर्व्ड पाथ भी हो सकता है, लाइन विदाउट रोटेशन, रोटेशन नहीं है, लाइन विदाउट रोटेशन, ठीक है। तो इसका मतलब है कि क्योंकि रोटेटरी मोशन तो एक अलग टाइप से है ना, तो बॉडी हैज ट्रांसलेटरी मोशन इफ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट रोटेशन। ये हमारा सबसे बेस्ट आंसर है, क्योंकि इसमें हम रोटेशन के बगैर चीजों को डिस्कस करते हैं। वैसे तो स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कर्व ये अपना आता है सब ट्रांसलेटरी मोशन में, मगर इसकी एग्जाम डेफिनेशन में आएगा लाइन विदाउट रोटेशन। और लाइन विद रोटेशन उसको हम क्या नाम दे देंगे, जो रोटेशन के साथ होगी रोटेटरी मोशन होगी। अच्छा, मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट एन
एक्सिस इज कॉल्ड, तो अभी मैंने आपको बताया एक्सिस के अलोंग जो सी मोशन होती है किसी भी बॉडी की, वो मोशन को हम क्या नाम देते हैं, रोटेटरी मोशन का नाम देते हैं। रोटेटरी मोशन का दूसरा नाम मैंने आपको क्या बताया, इट इज ऑल्सो नोन एज स्पिनिंग मोशन। ठीक हो गया। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी बच्चों वो होती है, वो क्वांटिटी जिनकी पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। क्या होती है, डायरेक्शन होती है। अब देखिए स्पीड जो है ना, इसके साथ हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। डिस्टेंस है, इसके साथ भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, पावर के साथ भी नहीं। डिस्प्लेसमेंट के साथ आप बकायदा बताते हैं भाई बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक्स एक्सिस के अलोंग हुआ, वाई एक्सिस के अलोंग हुआ, नॉर्थ की तरफ हुआ, साउथ की तरफ हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसके बाद if an object is moving with constant speed then its distance time graph will be a straight line। लो जी डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अब आपने ना क्वेश्चन के ऊपर गौर बड़ा करना है। उसने पहले बोला डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अच्छा आप क्या काम करें, आप चुप करके पहले तो भाई डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ कर ले। अच्छा मैं क्या काम करता हूं, ये मैंने वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अच्छा और एक मैं बच्चों अब ऐसे एक्स एक्सिस भी ड्रॉ कर देता हूं, ये लें जी, ये मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दिया। अच्छा अब यहां पर वाई एक्सिस पर उसने बोल दिया है ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो वाई एक्सिस पर डिस्टेंस लेंगे, एक्स एक्सिस पर हम टाइम लेंगे, ठीक है। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ, याद रखिएगा किसी भी ग्राफ का की जो स्लोप होती है बच्चों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, ग्राफ की स्लोप को समझना बहुत जरूरी है। ये जो स्लोप का कॉन्सेप्ट है ना, इसको आपने बड़े ध्यान से सुनना है। स्लोप बेसिकली आप जब थोड़ी सी बड़ी क्लासेस में जाएंगे तब तो आप इसको पढ़ेंगे स्लोप को, मगर वैसे भी मैं आपको बता देता हूं कि जो स्लोप होती है बच्चों, ये थोड़ा सा मैंने कहा मोटा कलर से इसको लिख दें, ये वाई एक्सिस के वेरिएबल, जो भी वाई एक्सिस का वेरिएबल होता है उसमें जो चेंज होता है और एक्स एक्सिस के वेरिएबल में जो चेंज आता है, उन दोनों की रेशो से आता है। इसको हम बेसिकली वाई एक्सिस ओवर एक्स एक्सिस, ये परपेंडिकुलर ओवर बेस, इसको बेसिकली हम टेंजेंट थीटा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम टेंजेंट थीटा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, टेंजेंट थीटा भी बोलते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। अब यहां पर अब आप देखें कि हमारे ग्राफ में स्लोप फिर किसके बराबर आएगी, हमारे ग्राफ में जो स्लोप बराबर आएगी यहां पर डेल्टा डी आएगा और नीचे डेल्टा टी आएगा। तो डिस्टेंस ओवर टाइम जो होता है आपको पता है ये स्पीड होती है। तो बेसिकली हमारे ग्राफ की जो स्लोप होगी, जो ढलवान होगी, जो टेंजेंट होगा, वो बेसिकली स्पीड की इंफॉर्मेशन देगा। और अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड से मुराद क्या है कि यहां पर कांस्टेंट स्लोप होगी इसकी। इसका मतलब है कांस्टेंट स्पीड उस वक्त हो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना, तो कांस्टेंट स्पीड होगी मतलब कांस्टेंट स्लोप होगी। अच्छा अब कहते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ इसका फिर, अच्छा कांस्टेंट स्लोप जो होती है बच्चों वो कैसी होती है। देखें कांस्टेंट स्लोप का मतलब ये है, यहां से अगर हम इसको ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं और अब ये देखें मैं इसको ड्रॉ करता करता जा रहा हूं, करता जा रहा हूं, ये स्ट्रेट लाइन है। ये देखें अब ये ढलवान नहीं है, बेसिकली ये स्लोप ही है ना। अच्छा और इसका एक्स एक्सिस से एक पर्टिकुलर एंगल बन रहा है, वाई एक्सिस से भी बन रहा है, मगर हम बाय कन्वेंशन एक्स एक्सिस के साथ डील करते हैं। तो इस वक्त ये इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड से मुराद किसी पर्टिकुलर एंगल पर है, तो इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस है। और ये ग्राफ जो होता है याद रखिएगा, ये ग्राफ की ये जो पूरी ये ब्लू वाली जो लाइन है ये बेसिकली स्लोप है इसकी, ठीक है। तो अब इसकी जो स्लोप है ये क्या है, कांस्टेंट है। इस ग्राफ की जो स्लोप है वो क्या रह रही है, वो कांस्टेंट रह रही है। तो स्लोप कांस्टेंट है, इट मींस वी भी क्या रहेगा फिर इसका, कांस्टेंट रहेगा। तो ये देखें अगर आप इसको करना चाहिए, देखें ना इसका थीटा, ये कांस्टेंट स्लोप कैसे, हम ऐसे भी देख सकते हैं, मेरी बात सुनिए, सारी बातें छोड़ें। ये जो ग्राफ होता है ना, इस ग्राफ को आपने चुप करके क्या काम करना है, ये एंगल सपोज करें, लेट वी से ये एंगल है 45 डिग्री का। अच्छा अब इस ग्राफ का एंगल अगर यहाँ पे 45 डिग्री, इधर भी 45 डिग्री होगा, और इधर भी ड्रॉ करके देख लें 45 डिग्री, हर पॉइंट पर इसका एंगल कितना आएगा, 45 डिग्री 45 डिग्री। इसका मतलब है पूरा ओवरऑल थीटा क्या रह रहा है, कांस्टेंट। जब थीटा ही चेंज नहीं हो रहा तो टेंजेंट थीटा भी चेंज नहीं होगा, ये भी कांस्टेंट रहेगा। और टेंजेंट थीटा जो है वो बेसिकली इस ग्राफ की क्या है, स्लोप है, और वो भी कांस्टेंट रहेगी। और बच्चों स्लोप यहाँ पे बेसिकली स्पीड है तो वो भी कांस्टेंट रह रही है। तो याद रखिएगा जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है वो इंक्लाइंड होता है टाइम एक्सिस के। डी ऑप्शन इज योर आंसर। इसके बाद अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस ऑन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ टेल्स अस दैट। अच्छा अब देखें, अब हम दोबारा से ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब ग्राफ में उसने बड़ी खूबसूरत बात की है, ये देखें ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ठीक है।
और इसी तरह बच्चों मैं ड्रॉ कर लेता हूं आपके सामने एक्स एक्सिस भी, ये लें, ये मैंने आपके सामने डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ कर दिया दोबारा से। वाई एक्सिस पर डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस पर टाइम लेते हैं, ठीक है, वाई एक्सिस पर डिस्टेंस, एक्स एक्सिस पर टाइम। अब उसने बोला है कि जो आपका ग्राफ है वो पैरेलल है, ठीक है जी, पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, यानी कि आपका जो ग्राफ है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है। ये ग्राफ है आपका भाई, ये आपका ग्राफ है जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल है। ये देखें, ये टाइम एक्सिस है, यहाँ पे वैल्यू टाइम की चेंज होती जा रही है, मगर जो डिस्टेंस की वैल्यू है आप देखें इस ग्राफ से देखने से पता चल रहा है कि जो डी की वैल्यू है ना वो जो ग्राफ में यहाँ पे है वो उतनी रह रही है, टाइम गुजरता जा रहा है मगर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। अच्छा, अब टाइम गुजरता जा रहा है, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बॉडी इज एट रेस्ट, इसका मतलब है बॉडी इज एट रेस्ट। भाई उसकी पोजीशन में तब्दीली नहीं आ रही, उसका डिस्टेंस ही चेंज नहीं हो रहा, तो बॉडी इज एट रेस्ट। तो आपके एमसीक्यू का आंसर है एट रेस्ट, ठीक है। वैसे तो आपने अपनी क्लासेस के अंदर भी ये ग्राफ्स पढ़े हुए हैं, मगर अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ आप ऐसे भी अगर आप एमसीक्यूज में भी समझ लेंगे तो आपका बहुत फायदा होगा। अच्छा, यहां तक तो अभी तक का जो हमने बातें की हैं ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बातें की हैं। अब हम बात करते हैं स्पीड टाइम ग्राफ की। बच्चों, जो स्पीड टाइम ग्राफ होता है किसी भी कार का, कहता है ये आपके सामने दिखा दिया गया है, बताएं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली तो बात याद रखें, जो स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ होती है ना, इसकी जो स्लोप होगी, ठीक है, ये बराबर होगी डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, वही मैंने आपको बताया डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। अच्छा, अब यहां पर जो डेल्टा, यहां पर जो एक्स वाई है वो बेसिकली स्पीड है और जो टाइम एक्स है वो टाइम है यहां पे, ठीक है। तो डेल्टा वी ओवर टी जो होता है ये एक्सेलरेशन होता है। इसका मतलब है कि हमारे इस ग्राफ की जो स्लोप होगी, जो टेंजेंट थीटा होगा, वो हमें क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा। एक बात तो हमें ये डन हो गई। अच्छा, अब इस ग्राफ में अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें यार, एक ना मैं थोड़ा सा एफएससी में जब बच्चे जाते होते हैं तब तो उनको पता चल जाता होता है, वैसे मैं आपको एक तरीका बता दूं। अगर देखें ये वाली जो लाइन है इसका एक्स एक्सिस से जो एंगल है, आप देखें ये एंगल 90 डिग्री से बढ़ाएगा। जब भी किसी भी ग्राफ का एक्स एक्सिस से एंगल 90 डिग्री से बढ़ाएगा ना, तो उसकी स्लोप के साथ नेगेटिव का साइन आया करेगा। तो उसकी स्लोप के साथ ये एंगल अगर 90 डिग्री से क्या आएगा? बढ़ाएगा। तो बच्चों जो स्लोप होगी वो क्या होगी? वो नेगेटिव होती है, ठीक है। ये आप आगे एफएससी में जाके भी बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे, तब तो हम इसको आपको प्रूफ के साथ भी बताएंगे। वैसे भी बस एमसीक्यूज के लिए आपको मैं ये बता रहा हूं कि अगर थीटा की वैल्यू, अगर थीटा जो है बच्चों वो 90 डिग्री से क्या है? ग्रेटर बन रहा हो। अब कई बच्चे कह रहे होंगे सर ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा कैसे है, हमें ये नहीं पता चल रहा। भाई मेरी बात सुनिए, देखें अगर आपके पास ग्राफ ये है, ये ग्राफ है, अब ये वाला एंगल जो है ये 90 डिग्री से छोटा है। अच्छा, अगर आपका ग्राफ ये था एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, आपका ग्राफ ही यहां पे बन रहा है, इसका मतलब है कि ये एंगल कितना है? 90 डिग्री है। अच्छा, अब अगर आपका ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और लाइन ये है, ये आपका रिजल्ट वाली लाइन है, तो अब देखें ये लाइन जो है 90 डिग्री से क्या होगी? ये बढ़ गई। तो 90 डिग्री से बढ़ जाएगी तो स्लोप क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो ये आप लोगों ने याद रखनी है बात कि जब एंगल 90 डिग्री से बढ़ा हो तो स्लोप नेगेटिव होती है, एंगल 90 डिग्री से कम हो तो स्लोप पॉजिटिव होती है। इसका मतलब कि इसका जो एक्सेलरेशन आएगा वो तो आएगा नेगेटिव। एक बात तो हमारी डन हो गई है कि भाई एक्सेलरेशन हमें नेगेटिव में मिलेगा यहाँ पे। अच्छा, अब एक्सेलरेशन यहाँ पे निकालना कैसे है? अब एक्सेलरेशन यहाँ पे निकालने के लिए वही आपको पता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। बताएं जी फाइनल वेलोसिटी कितनी है? ये देखें, अगर आप यहाँ पे देखें ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, डेट इज इनिशियल वेलोसिटी, और ग्राफ यहाँ पे आ रहा है और इस पॉइंट पे बेसिकली वाई एक्सिस पर देखें तो ये वी जीरो है, वी एफ जीरो है, ठीक है। तो ले जी वी एफ जीरो है, वी आई 15 है, डिवाइडेड बाय जो टाइम है ओवरऑल टाइम, फाइनल टाइम 10 है, इनिशियल टाइम 0 था, तो हम लिख देंगे 10 माइनस 0। तो आपका आंसर आ गया माइनस 15 ओवर 10। माइनस 15 ओवर 10 का मतलब है माइनस 1.5 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्योंकि मीटर पर स्क्वायर सेकंड होता है, तो आप देखें आंसर भी आपका नेगेटिव में ही आया है। इसका मतलब है स्लोप भी, यानी एक्सेलरेशन आना भी नेगेटिव में था। तो ये आप याद रखें। मगर आप देखें ये ग्राफ क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहा, स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन को हम बोलते हैं कांस्टेंट, तो हम इसको बोलते हैं नेगेटिव कांस्टेंट। इस ग्राफ को हम ये भी बोलते हैं कि नेगेटिव कांस्टेंट। इसका मतलब है जो एक्सेलरेशन होगा वो कांस्टेंट तो होगा मगर नेगेटिव होगा। तो अब देखें इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर क्या बनेगा आपका कि कार का जो एक्सेलरेशन है वो कितना है? कार हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 1.5 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, ठीक है, मीटर पर स्क्वायर सेकंड कार का एक्सेलरेशन। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कार हैज कांस्टेंट स्पीड ऑफ 7.5। नहीं, कार की स्पीड, बी ऑप्शन देखें, कार की स्पीड कांस्टेंट तो नहीं रह रही, वो तो 15 है, फिर कम होती होती 0 हो रही है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। अच्छा, अब ये जो ऑप्शन इससे निकालिए डिस्टेंस, हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस हम निकालते हैं एरिया अंडर द ग्राफ से।
एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, वो हमें देता है डिस्टेंस। एरिया अंडर, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, वैसे मैं आपको हिंट के तौर पे फिर भी बता देता हूं, ये वैसी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं। एरिया अंडर वी टी ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया होता है, ये बच्चों हमें क्या देता है, ये हमें डिस्टेंस कवर्ड देता है। ये हमें क्या देता है, डिस्टेंस कवर्ड की वैल्यू देता है। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें एक्सेलरेशन देती है। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें डिस्टेंस कवर्ड देता है। तो अगर आप यहाँ पे डिस्टेंस निकालना चाहें तो आप यहाँ पे, ये क्योंकि ट्राइंगल बन रही है, ये ट्राइंगल बन रही है, तो ट्राइंगल का एरिया का फार्मूला लगाएं 1/2, इसकी जो बेस, ये जो हाइट है ये बच्चों कितनी है 15 है, और बेस जो है वो 10 है। तो जब इसको आप कट करेंगे तो ये 5 बनेगा, ठीक है। तो 15 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो कितना बनता है, ये 15 को जब 5 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये, जब आप इसको 15 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं, अच्छा अब ना, तो यहां से जब इसको कैलकुलेट किया ना 75 मीटर आपका आंसर आ गया। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं सर जी इस MCQ का जो आंसर है वो A भी आपने बता दिया है और ये तो C भी निकल रहा है। अच्छा भाई मेरी बात सुने, A ऑप्शन में उसने बोला कार हैज एक्सेलरेशन ऑफ 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहली बात है एक्सेलरेशन जो है वो तो उसका माइनस में आया है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, इसका मतलब एक्सेलरेशन तो नेगेटिव आना था, तो उसको यहां पर लफ्ज लिखना चाहिए था डिसेलरेशन। इसका जो डिसेलरेशन है वो उसको लिखना चाहिए था कि ये आया 1.5 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, ठीक है। इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता, ये हमने देखा कांस्टेंट स्पीड तो है नहीं है, वो तो चेंज हो रही है। एवरेज स्पीड भी जब लेते हैं तो इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, वो 7.5 आती है, तो डी ऑप्शन भी नहीं बनती। तो आपके इस MCQ का आंसर जो है वो डी बनेगा। चुप करके एरिया अंडर द ग्राफ निकालें, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला लगाओ, जिंदगी में सुकून हासिल करो। सो योर आंसर इज 75 मीटर। कई खलासों के अंदर इसका आंसर अल्फा लगा हुआ है, ठीक है, हालांकि अल्फा किसी भी सूरत में इसका आंसर नहीं बनता, वो उसी वक्त बनता है अगर डिसेलरेशन होता, ठीक है। तो ये मैं आपको वो बात बता रहा हूं जो आपको बहुत कहीं पे भी नहीं मिलनी, आपको ऐसे क्लियर करके बात, आपको क्लियर करके ये बात बता रहा हूं मैं, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। अब अगर वो पेपर चेक करे सही ना चेक करे तो इसमें हमारा तो कसूर नहीं है ना, हमने तो बच्चे को अच्छी चीज पढ़ानी है ना। अच्छा इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कहता है कौन सा ग्राफ है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो कर रहा है। अच्छा अब एक बात तो आप लोगों को पता है कि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ की स्लोप जो है आप देखें कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन तो जीरो होता है। अच्छा ये ग्राफ में देखें बॉडी क्योंकि रेस्ट पे है, एक्सेलरेशन भी जीरो है, वेलोसिटी भी जीरो है, डिस्प्लेसमेंट ही कवर नहीं हो रहा। इसमें यूनिफॉर्मेलिटी तो वैसे नहीं है, ये भी गई, ये भी गई, ये भी गई है, तो इस पे लगा दो आंसर। वाह भाई देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यहां पर एक ही ऑप्शन ऐसी नजर आ रही है जिसमें एक्सेलरेशन जो है ना भाई वो यूनिफॉर्म हो सकता है, और वो कौन सी है। हालांकि यहां पर भी देखें ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म, ये एक्सेलरेशन क्या है कांस्टेंट तो होगा मगर ये नेगेटिव कांस्टेंट होगा, तो ये यूनिफॉर्म डिसेलरेशन बनता है। मगर बस क्योंकि हमारी किताब में अभी हमारा जो मैट्रिक लेवल होता है ये बड़ा छोटा लेवल होता है, इस लेवल के ऊपर MCQs तो माशाल्लाह बना दिए गए हैं, मगर बच्चे को कोई ज्यादा क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ बातें बताई नहीं जाती जिस वजह से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो अब देखें जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट तो इसी ऑप्शन में है ही है, वो हम पीछे एग्जांपल में देख भी आए हैं। हाँ नेगेटिव है, इसको लिखना चाहिए था यूनिफॉर्म डिसेलरेशन, मगर क्योंकि बाकी ऑप्शन कोई भी अब इससे मैच नहीं कर रही तो इसलिए हम मजबूरी में आंसर लगा देंगे C। इसके बाद है जी बाय डिवाइडिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी विद टाइम, जब हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम पे डिवाइड करते हैं तो हमें वेलोसिटी मिलती है, और डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड करते हैं तो हमें स्पीड मिलती है। अब बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, जब उसको ऊपर को फेंका, ये बॉल है, इसको ऐसे ऊपर को फेंक दिया, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे जब ये चर्सी पहुंची तो कहता है कि जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचती है तो बताओ इसकी वेलोसिटी क्या होती है भाई, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके ये रुक जाती है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। इनिशियल तो जीरो नहीं थी, आपने तो फेंका इसको, तो इनिशियल जीरो नहीं थी, मगर जब ये ऊपर गई हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 0 अंडा 0। चेंज इन पोजीशन, अच्छा ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग MCQ है, कई जगहों पे ये भी गलत लगा हुआ भाई। चेंज इन पोजीशन जो होता है ना ये बेसिकली डायरेक्शन के लिहाज से, चेंज इन पोजीशन, अगर हम डायरेक्शन के लिहाज से किसी भी बॉडी के पोजीशन को चेंज करवाएं तो उसका आंसर डिस्प्लेसमेंट बनता है। तो आपकी इस MCQ का आंसर, क्योंकि मार्केट में डिस्प्लेसमेंट चल रहा है हम भी इसको डिस्प्लेसमेंट चला लेंगे,
ठीक है, चेंज इन पोजीशन विद डायरेक्शन, डायरेक्शन के साथ हम डील कर रहे होते हैं ना पोजीशन को। तो जब भी किसी बॉडी की पोजीशन में चेंज आता है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, वो जो उसका डिस्टेंस कवर्ड होता है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। अ ट्रेन इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, कहता है 36 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करो मीटर पर सेकंड में। भाई देसी तरीका मैं आपको बताने जा रही हूं, गौर से देखो। 36 लिखो, किलो की जगह पर लिख दो 10 की पावर 3 यानी 1000, मीटर अपनी जगह पर रहने दो। 1 आवर जो होता है ये 3600 सेकंड के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 3600 सेकंड। अच्छा अब देखो जरा, अब यहां पे माहौल क्या बनेगा, अगर तुम गौर से देखो जरा, तो ये मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 36 ज़रब 10 की पावर 3, और नीचे मैं लिख देता हूं 36 ज़रब 10 की पावर 2। माशाल्लाह वो स्कूल की मिस फायजा ब्यूटी करीम ने आप लोगों को एलसीएम तो लेना, वो अपना ये तो बताया होगा ना कि 3600 को 36 ज़रब 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। ये 36 से डाई हो गया, मर गया, तो आपके पास ऊपर 10 की पावर 3 बचा। 10 की पावर 3 ऊपर, नीचे वाला ऊपर गया, 2 तो माइनस हो गया, तो 10 की पावर 3 माइनस 2 किसके बराबर है? 10 आ गया। सो योर आंसर इज 10 मीटर पर सेकेंड। वाओ, तो आपकी इस एमसीक्यू का आंसर क्या बन गया? अल्फा बन गया। लो जी, इसके बाद चलते हैं हम लास्ट एमसीक्यू की तरफ। कहता है अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हुई है, ओके, इट एक्वायर्स अ स्पीड, रेस्ट से स्टार्ट हुई है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, एक्वायर्स अ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी उसकी 25 मीटर पर सेकंड होगी, ये 20 सेकंड के अंदर अंदर। कहता है बताओ डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस टाइम, कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ऐसे के लिए हम न्यूमेरिकल्स भी पढ़ते हैं, एक फार्मूला होता है एवरेज स्पीड इनटू टाइम, एस इज इक्वल टू वी टी, जो आप पढ़ते हैं, एवरेज स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अब एवरेज कैसे निकालते हैं वो आपको पता है, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2 से निकलता है, और ये टी अपनी जगह पर रहने दें। अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0, फाइनल कितनी है? 25, नीचे आ गया 2, और टाइम कितना है? 20, तो 20 को 2 से काट दो, ये बचेगा 10, 10 को 25 से मल्टीप्लाई करवा देना, 250 मीटर, 250 मीटर आपका आंसर आ जाएगा कैलकुलेटर के बगैर। तुम चरसी लोगों ने फौरन कैलकुलेटर निकाल लिया होगा कि अब हम प्रूफ रीड भी कर लें, तो भाई ज़रूरत ही नहीं है, 250 मीटर आपके इस एमसीक्यू का आंसर है। तो लें जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चैप्टर नंबर 2 के ये एमसीक्यू थोड़े बहुत समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा बच्चों जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है उनसे रिलेटेड आपने कई न्यूमेरिकल किए हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्केयर, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, आ जाती हैं इक्वेशंस आपको प्रूफ के लिए। और तीसरी इक्वेशन है 2as इज इक्वल टू वी स्केयर एफ माइनस वी स्केयर आई। अच्छा, अब और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको पता है जब जो होता है वो पॉजिटिव जी भी हो सकता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव जी भी होता है। डाउनवर्ड मोशन के दौरान ये पॉजिटिव होता है और अपवर्ड मोशन के दौरान ये नेगेटिव होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसकी जो वैल्यू होती है ये 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड होती है, जो कि आपकी बुक में राउंड ऑफ करके उन्होंने 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड लिखी हुई है। तो वैल्यू ऑफ जी इज 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। तो ये कुछ बातें हैं जो कि एमसीक्यूज के लिहाज से आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन की लाजमी पता होनी चाहिए। बाकी ग्राफ्स की मैंने आपको स्लोप्स बता दी हैं, वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से अपने दिमागों में रख लेना है। ठीक है, एक बार मैं आपको दोबारा से इसको समराइज कर देता हूं। देखें जो ग्राफ है, अगर तो ये देखें मैं ना एक ही ग्राफ जरा सा थोड़ा इसको क्लियर करके आपके सामने दोबारा से बना देता हूं, आपको याद रहे, ताकि ग्राफ ये लो भाई, ये देखो, ये हम यहाँ पे ग्राफ शो करते हैं। पहले 2 लाइनें लगा लूँ ना, मैं भी तुम्हारी तरह भाई गरीब बंदा हूँ। ठीक है, एक लाइन ये लगाते हैं। अच्छा जी, अब देखो, अगर तो ग्राफ बच्चों हमारे पास ये हो, ये वाई एक्सिस पर डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस पर टाइम है। ठीक है, अब हम यहाँ पे डिफरेंट कलर के ग्राफ बना लेते हैं। एक ग्राफ है ऐसे स्ट्रेट लाइन, एक ग्राफ है ऐसा वाला स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और बच्चों चलो इन 2 ग्राफ्स को देखो, और एक ग्राफ है बच्चों आपके पास ऐसा वाला कर्व्ड। ठीक हो गया। अच्छा, और एक ग्राफ है आपके पास ऐसे वाला भी बना लेते हैं, क्या याद करोगे? एक ग्राफ है आपके पास ऐसे वाला। ये 3 ग्राफ, 4 ग्राफ्स आपके सामने अब मैंने बना दिए। अच्छा मेरी बात सुने, ये तो ग्राफ ये शो कर रहा है कि यार बॉडी का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, इट मींस बॉडी इज एट रेस्ट। ये ग्राफ ये शो कर रहा है, ये वाला ग्राफ ये शो कर रहा है कि भाई ग्राफ की जो स्लोप है वो हर जगह पे एक जैसी रह रही है, कांस्टेंट रह रही है। इसका मतलब है इसकी स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब है इसकी जो स्पीड है वो क्या है? कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट स्पीड को शो करने वाला ग्राफ है। अच्छा, अब जो ये रेड वाला है ये लालो है, लालो, या यहां पर आप देखें ये स्लोप जो है ना, यहां पर देखें, यहां पर तो स्लोप कांस्टेंट रह रही थी, यहां पर आप देखें स्लोप बोलते हैं ढलवान को। मैं सादा जुबान में बताता हूं, एक बंदा यहां पे खड़ा हो,
ठीक है, यहाँ से गिरने के चांस ज़्यादा होंगे, यहाँ पे गिरने के चांस ज़्यादा होंगे, इधर गिरने के चांस ज़्यादा होंगे। इसका मतलब यहाँ पे स्लोप क्या हो गई है, मैक्सिमम हो गई है। जबकि यहाँ पर स्लोप क्या हो गई है, बताओ, यहाँ पर स्लोप क्या है, मिनिमम स्लोप है। इसका मतलब है कि यहाँ पर स्लोप मिनिमम है, वहाँ पे स्लोप क्या है, मैक्सिमम, क्योंकि ग्राफ ऐसे देखो ना, ऐसे ऊपर को जा रहा है तो उसके गिरने के चांस ज़्यादा है नीचे को। ठीक है, इसका मतलब है स्लोप इंक्रीज कर रही है, स्लोप इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब है इसकी स्पीड इंक्रीज कर रही है, वी इंक्रीजिंग को शो कर रहा है। अच्छा, ये ब्लू वाला आप देखते हैं, ग्रीन वाला देखते हैं भाई। ग्रीन वाले में आप इसको थोड़ा यहाँ से ऐसे, इसको अगर आप देखें ना, यहाँ से ये ग्राफ नीचे जीरो से नहीं ऊपर जा रहा है, ये ग्राफ ऐसे पहले ऊपर पहले ही ढलवानी है, उसके बाद इसकी ढलवान आहिस्ता आहिस्ता धीमे धीमे कम होती जा रही, कम होती जा रही है। अच्छा मुझे बताओ, एक बंदा यार यहाँ पे खड़ा होगा, उसके गिरने के चांस नीचे की तरफ ज्यादा होंगे या इधर? इधर तो देखो ना उसकी ढलवान कम होगी, यहाँ पे तो sukoonmol.com में आ जाएगा, यहाँ पे वो खुशी में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो गमी में रहेगा, तो कभी खुशी कभी गम, वो भी एकदम। अच्छा, तो अब देखो भाई, यहाँ से ऊपर जाते जाते स्लोप जो ढलवान है वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब है स्पीड इज डिक्रीजिंग, तो ये ग्राफ डिक्रीजिंग स्पीड को शो करता है। तो याद रखिएगा, ये चारों ग्राफ्स आपको पता होने चाहिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिहाज से। इसी तरह अगर बच्चों मैं आपसे स्पीड टाइम ग्राफ के भी लिहाज से पूछ लूं, तो स्पीड टाइम ग्राफ के लिहाज से भी अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके बना देता हूं ताकि आप लोगों को याद रहे। स्पीड टाइम ग्राफ के भी ऐसे ही पॉइंट याद रख ले। एक मिनट भाई, नया नया मैंने भी इसको यार सीखा है, मगर देखो मैं फिर भी तुम्हें लेक्चर देने आ गया हूँ। मैं कहता हूँ यार कोई नहीं, राइटिंग पे नहीं जाना भाई, कॉन्सेप्ट पे जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह आपको मेरे चैनल पे नॉलेज बहुत मिल जाएगा यार, राइटिंग पे नहीं जाना, बस नॉलेज हासिल करने आए हैं, नॉलेज हासिल करें। राइटिंग यहाँ पे मेरी सही हो जाएगी अब आहिस्ता आहिस्ता भाई, वाइट बोर्ड के ऊपर तो फिर माहौल और होता है ना। अच्छा ये देखो, ये VT ग्राफ है हमारे पास, ठीक है, VT ग्राफ, इसको भी हम ऐसे ही बना लेते हैं। ए ग्राफ ये बनाते हैं, ए ग्राफ ये बनाते हैं, ए ग्राफ ये बनाते हैं, ए ग्राफ ये बनाते हैं। ठीक है, 4 ग्राफ बना दिए। अब भाई मेरी बात सुनो, ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, यानी वेलोसिटी में तब्दीली नहीं आ रही। तो जब वेलोसिटी में तब्दीली ही नहीं आ रही तो एक्सेलरेशन 0 होगा। अच्छा, ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि वेलोसिटी में इक्वल टाइम के साथ साथ इक्वल चेंज आ रहा है। तो इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इट मींस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अच्छा, इसमें देखें अब स्लोप क्या कर रही है, आपको पता है स्पीड टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है एक्सेलरेशन देती है, इसकी स्लोप क्या कर रही है, यहां से यहां तक डिक्रीज कर रही है, तो एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है। इसमें स्लोप इंक्रीज कर रही है, एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है। तो ये 4 पॉइंट ये भी हो गए, बाकी वो भी हो गए। तो लो जी बच्चों, ये मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें जो हैं वो सारी समझ में आ गई होंगी। ठीक है, और ऐसे ही पेपर में जो क्या नाम है, किसी भी ग्राफ के अंदर एरिया भी निकालना हो, अब जिस तरह मैंने आपको बताया, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस कवर्ड। तो आपके सामने कोई भी ग्राफ बना और वो आपको कहे यार इस ग्राफ के अंदर डिस्टेंस निकाल के दिखाओ। ये लेट्स सपोज जैसे मैं कहता हूँ यार ये ग्राफ है, फिर ये ग्राफ है, एक बॉडी पहले यहाँ से सीधी या ऐसे स्ट्रेट लाइन है इंक्लाइंड एट टाइम एक्सिस, फिर उसके बाद ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस, और उसके बाद ये दोबारा ग्राफ इसका जो है वो डिक्रीज करता करता यहाँ पर पहुँच गया। अच्छा, अब देखो भाई यहाँ से यहाँ तक लेट्स सपोज ये है हमारे पास, ये आपकी बुक में भी है ना, ये यहाँ पे टाइम है सपोज करते हैं। ठीक है, ये 2 सेकंड है, ये 4 सेकंड है, ये 6 सेकंड है, ये 8 सेकंड है, ये 0 सेकंड है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे हमारे पास वाई एक्सिस पे स्पीड है। अब देखें इस ग्राफ का, अब मैं कहता हूँ जी डिस्टेंस कवर्ड निकालें, तो इस ग्राफ के अंदर एरिया देखें पहले। ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया कैसे होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट 10 है, बेस इसकी 2 है, 2 से कट गया, 10 बच गया। अच्छा, फिर उसके बाद मैं कहता हूं ये बताओ, अब ये वाला ये देखो ये क्या है, ये ट्रेपीजियम का भी लग सकता है फार्मूला, बट हम इसको भी आपके छोटे लेवल पे ऐसे कर लेते हैं। ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का फार्मूला होता है बेस इंटू हाइट। हाइट इसकी 10 है, बेस आप देखें 6 और 2 से स्टार्ट हो रही है, 6 पे खत्म हो रही है, तो 6 - 2 4, तो 40 मीटर ये आ गया आपके पास डिस्टेंस कवर्ड। इसके बाद है जी ये एंड वाली ट्राइंगल रह गई आपके पास एक। अब इस ट्राइंगल का भी फार्मूला 1/2, हाइट इसकी 10 है, बेस 8 - 6 होगी ना, 8 और ये 6 है, तो वो भी 2 आएगा, 2 से कट गया, तो ये बच गया 10 मीटर। तो अब देखो ये भी 10 मीटर था, 10 मीटर जमा 40 मीटर जमा 10 मीटर, तो ये कितना बन गया, ये बन गया जी 60 मीटर। तो जो डिस्टेंस कवर्ड हुआ वो 60 मीटर हुआ। तो बच्चों आपको इन MCQs को करने के बाद आप न्यूमेरिकल्स भी करेंगे तो दुआएं देंगे, अगर तो आपको अच्छे तरीके से ये बातें समझ में आ गई। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ये तमाम लेक्चर को आपने अच्छे तरीके से देखना है, ये सिर्फ MCQs ही नहीं थे, साथ में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी थी। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।